राजनीतिक दलों का अर्थ। राजनीतिक दल राजनीतिक दलों को लोगों के ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। वे नागरिकों के हित के लिए कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं। राजनीतिक दल के तीन घटक होते हैं, अर्थात नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी। राजनीतिक दलों का कार्य। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। दलीय उम्मीदवार। उम्मीदवार दल द्वारा चुने जाते हैं। उदाहरण, भारत। स्वतंत्र उम्मीदवार। उम्मीदवार किसी भी दल से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण, अमेरिका। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। चुनाव में हारने वाले दल को विपक्षी दल कहा जाता है। भारत में विपक्षी दल की भूमिका। वे सुनिश्चित करते हैं कि सत्तारूढ़ दल के कार्य आम जनता या राष्ट्र के हित के लिए हानिकारक नहीं हैं। विपक्ष ये सुनिश्चित करता है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के पास उनके नागरिकों के लिए एक निश्चित कार्यक्रम और नीति हो। विपक्षी दल की भूमिका सत्तारूढ़ दल के हर फैसले का विरोध करना नहीं है, बल्कि विपक्षी दल का कर्तव्य यह है कि राष्ट्रहित में होने वाले कृत्यों के लिए सत्तारूढ़ दल का समर्थन करे। आवश्यकता। राजनीतिक दलों के बिना आधुनिक लोकतंत्रों का अस्तित्व नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। राजनीतिक दलों के न होने पर चयनित उम्मीदवार किसी जवाबदेही और वचनबद्धता से परे स्वतंत्र होंगे। राजनीतिक दलों का उदय सीधे प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्रों के उद्भव से जुड़ा है। जब समाज बड़ा और जटिल हो जाता है, उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों के समेकन और सरकार में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतिनिधि की आवश्यकता हुई। राजनीतिक दल सत्तारूढ़ दल के कार्य संचालन के बारे में लोगों को सूचित करते हैं। वे राज्य की समस्याओं, सरकार के कार्य संचालन और विफलता के बारे में बात करते हैं और जनता के विकास के लिए सुझाव देते हैं। राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जरूरी है। दलीय व्यवस्था। विभिन्न देश विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का पालन करते हैं। तीन प्रकार के राजनीतिक दल व्यवस्थाएं हैं, अर्थात एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था। ये व्यवस्था केवल एक दल को सरकार नियंत्रित करने और चलाने की अनुमति देती है। उदाहरण, चीन। द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था एक ऐसी दलीय व्यवस्था है जहां दो प्रमुख राजनीतिक दल सरकार पर प्रभुत्व रखते हैं। उदाहरण, अमेरिका और ब्रिटेन। बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था एक ऐसी दल व्यवस्था है जब अनेक दल सत्ता की होड़ में हों और दो से ज्यादा दल अपने दम पर या दूसरों से
गठबंधन करके सत्ता में आने की क्षमता रखते हों। उदाहरण, भारत। गठबंधन या मोर्चा: जब अनेक दल चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं तो इसे मोर्चा या गठबंधन कहा जाता है। उदाहरण, एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। संयुक्त सरकार या मिलीजुली सरकार: एक संयुक्त सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट के रूप में परिभाषित की जाती है, जिसमें अनेक या विभिन्न राजनीतिक दल सहयोग करते हैं और ये उस संयुक्त या मिलीजुली सरकार में किसी एक पार्टी का प्रभुत्व नहीं रह जाता है। संयुक्त सरकार अस्तित्व में तब आती है जब कोई भी पार्टी संसद में बहुमत हासिल नहीं कर पाती है। उदाहरण, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। भारत के राष्ट्रीय दल: इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी को आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। ये सबसे पुराना दल है। इसका गठन 1885 में हुआ था। ये स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था। इसकी विचारधारा मध्य मार्गी है। ये कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के धर्मनिरपेक्षता और कल्याण को समर्थन देता है। कांग्रेस 2004 के लोकसभा चुनावों में 145 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। भारतीय जनता पार्टी: पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके 1980 में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मजबूत और आधुनिक भारत बनाना और राष्ट्रवाद या हिंदुत्व को बढ़ावा देना है। बीजेपी जम्मू और कश्मीर में समान नागरिक संहिता और भारत के साथ पूर्ण क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण की मांग करती है। पार्टी 1998 में सत्ता में आई और 2004 तक सत्ता में रही। इसने 282 सीटों के साथ 2014 में केंद्र में सत्ता में तूफानी वापसी की। बहुजन समाज पार्टी: इसका गठन 1984 में कांशी राम के नेतृत्व में हुआ था। ये बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, उनके लिए सत्ता में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहती है। बीएसपी की विचारधारा महात्मा फुले, पेरियार, रामस्वामी नायकर और बी.आर. अम्बेडकर की शिक्षाओं से प्रेरित है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया: ये 1925 में गठित हुआ था और ये मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की विचारधारा में आस्था रखती है। इसे 1964 में 2 दलों में विभाजित किया गया था, जिसके कारण सीपीआई-एम या माकपा का गठन हुआ। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी: 1999 में कांग्रेस पार्टी में क्षेत्रीय दल और राजनीतिक दलों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां। क्षेत्रीय दल: भारत में हमारे पास 6 राष्ट्रीय दल हैं और इन 6 के अलावा अन्य दल राज्यीय दल या क्षेत्रीय दलों के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से कुछ दल अखिल भारतीय दल हैं, लेकिन उन्हें केवल कुछ राज्यों में ही सफलता मिली है। कुछ दलों के पास कई राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन की इकाइयां हैं, जैसे
समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई है, क्योंकि पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। विगत 3 दशकों में बीजेपी 2014 के अतिरिक्त किसी भी राष्ट्रीय दल को लोकसभा में बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन, संयुक्त सरकार या मिलीजुली सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। वर्तमान युग में राजनीतिक दलों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियां: आंतरिक लोकतंत्र का न होना। राजनीतिक दलों में सारा अधिकार कुछ लोगों के हाथ में होता है। वंशवाद उत्तराधिकार। राजनीतिक दलों के सदस्यों के परिवारों को दी गई एक आसान प्रविष्टि को वंशवाद उत्तराधिकार कहा जाता है। धन और बाहुबल। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता हड़पना और सरकार बनाना है। दल केवल चुनाव जीतने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सार्थक विकल्पों में गिरावट। वैचारिक मतभेदों में गिरावट के कारण मतदाताओं के पास चुनाव के दौरान अनेक विकल्प नहीं होते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए उठाए गए कदम। समाज में चुनौतियों का सामना करने के लिए राजनीतिक दलों को सुधारने की जरूरत है। राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। दल बदल कानून। दल बदल कानून के अंतर्गत विधायक और सांसद चुनाव के बाद दल नहीं बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कई निर्वाचित उम्मीदवार मंत्री पद या पैसे के लोभ में झगड़ों में शामिल थे। साथ ही इस कानून ने सांसदों और विधायकों को दल के नेताओं का जो भी फैसला होगा उसे मानने को बाध्य किया है। शपथ पत्र कानून। इस कानून के अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही हैं या नहीं, ये जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। राजनीतिक दलों को लोगों के ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और उन दलों के द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा जाता है। यदि कोई राजनीतिक दल नहीं है तो कोई भी लोगों को वादे करने में सक्षम नहीं होगा। जब अनेक दल चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। राष्ट्रीय दल ये एक देशव्यापी दल होता है जिसकी विभिन्न राज्यों में
इकाइयां होती हैं। सभी इकाइयां समान नीतियों और कार्यक्रमों का पालन करती हैं। निर्वाचित विधायक और सांसदों को दल बदलने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मंत्री पद या पैसे के लोभ में उनमें से कई दल बदल में शामिल थे।